हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से रेस्पिरेशन एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है, जहां हमने ये देखा था कि रेस्पिरेशन जो है वो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, जबकि ब्रीदिंग में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम सेल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उन्हीं एनर्जी को वापस से यूटिलाइज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से रेस्पिरेशन में रिलीज होने वाली एनर्जी को सेल्स के अंदर स्टोर किया जाता है और किस फॉर्म में किया जाता है और कैसे उसको ज़रूरत आने पे फिर से यूज़ कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ एक याद रखिएगा, ATP। ये क्या याद रखेंगे हम? ATP याद रखेंगे। दूसरा एक टर्म याद रखेंगे ADP, और तीसरा टर्म याद रखेंगे हम फॉस्फेट, या इसी को कहीं कहीं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी कहा जाता है, ठीक है, जिसको P स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ही P स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखिए तीन टर्म हमें यहाँ पे सीखना है, ATP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ADP का नाम होता है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और ये तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ये। तो यहाँ टर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ATP है उसमें 3 फॉस्फेट है, क्योंकि इट इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एंड ADP कंसिस्ट ऑफ 2 फॉस्फेट, जैसा कि नाम से पता लग रहा है एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, ठीक है। यहीं पे आपको बोर्ड पे ही एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टर्म भी दिख रहा होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ADP को ATP में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें और कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू ऐड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ADP। भाई यहाँ पे 2 फॉस्फेट हैं, ATP में 3 फॉस्फेट है, तो जाहिर सी बात है ADP में 1 फॉस्फेट और ऐड कर दो, ATP बन जाएगा। तो ये कौन सा फॉस्फेट है? ये बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो हम ADP में ऐड करेंगे ATP बनाने के लिए। उसी तरह जब ATP का ब्रेकडाउन होगा और ATP से वापस ADP बनेगा तो क्या होगा? एक फॉस्फेट रिलीज होगा बाहर। क्यों? क्योंकि ATP में 3 फॉस्फेट हैं, ADP में 2 फॉस्फेट हैं, यानी कि एक फॉस्फेट निकालना पड़ेगा अगर हमें ATP को ADP बनाना है तो। इसीलिए क्या होगा? यहाँ एक निकलेगा फॉस्फेट, और वो कौन सा फॉस्फेट होगा? वो अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कन्वर्जन हमें याद रखना है कि कब हमें ADP से ATP बनाना है और कब हमें ATP से ADP बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ट्रांजिशन कैसे होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं पहली चीज़। देखिए पहले स्टेप की हम बात कर रहे हैं, और पहला स्टेप यहाँ पे क्या है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी वाला टॉपिक कहाँ से आ गया? तो याद रखेंगे हम, ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जैसा हमने आपको बताया था कि जो एनर्जी रेस्पिरेशन में निकलती है वो सारा का सारा यूटिलाइज नहीं हो जाता है, उसे हम सेल्स में स्टोर कर लेते हैं। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल्स में स्टोर करेंगे एनर्जी, ठीक है। देखो कैसे, पहले से ही ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। हमें करना क्या? ये जो एनर्जी है जो रेस्पिरेशन से निकला है, उस एनर्जी को इस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दे देना है, ठीक है। तो लो भैया हमने दे दिया, इस एनर्जी को हमने इस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को दे दिया। तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में मिल जाएंगे सारे, और जब ये आपस में मिल जाएंगे
तो ये क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ATP। ATP कैसे बना लेंगे, यहाँ पे ADP है 2 फॉस्फेट, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है यानी कि 1 फॉस्फेट और, तो 2 फॉस्फेट, ये तीसरा फॉस्फेट, दोनों मिलके 3 फॉस्फेट बन गए यानी कि ATP यहाँ पे बन गया। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म एनर्जी, ये याद रखिएगा भाई। एनर्जी इसलिए हमें याद रखना है क्योंकि जब इस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिला के हमने ATP बनाया तो ऐसा नहीं कि अपने आप बन गया, हमने एनर्जी दी। हमने क्या किया, हमने इनको एनर्जी दी, तो उस एनर्जी को यूज करके ये दोनों आपस में मिले और ATP बनाए। यानी कि बिल्कुल सामने दिख रहा होगा आपको कि ये एनर्जी कहाँ चला गया, इन दोनों को मिलाने में चला गया। यानी कि इन दोनों को मिला के जो बना होगा ये एनर्जी उसमें चली गई। यानी हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी रेस्पिरेशन में निकला उसको हमने ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाने में लगा दिया जिससे कि ATP बन गया। यानी कि ये जो एनर्जी निकला वो कुल मिला के किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। सेल को कभी भी एनर्जी चाहिए होता है तो वो ATP रिलीज करता है। यानी कह सकते हैं सेल्स के अंदर जो एनर्जी होता है वो ATP के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो देखिए ये तो हमने स्टोरेज की बात कर ली कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच गया था रेस्पिरेशन में निकला हुआ उसको हमने ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने दूसरे स्टेप के बारे में, और दूसरा स्टेप है रिलीज ऑफ एनर्जी। जब हमें एनर्जी रिलीज कराना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो ATP बना है ना, इस ATP से को देंगे ऑक्सीजन। ठीक, और ये ATP क्या करेगा, रिलीज कर देगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। जब हमें जरूरत पड़ेगी ATP की, या हम ये भी कह सकते हैं ऑक्सीजन छोड़ दीजिए आप, ऑक्सीजन ना भी दें तो भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी ATP की तो सेल क्या करेगा, इस ATP को कन्वर्ट कर देगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और एनर्जी रिलीज कर देगा, और इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर लेंगे अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में। तो हमें देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा है कि किस तरह से एनर्जी को स्टोर किया जाता है और कब ज़रूरत पड़ने पे वापस हम ATP से एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ATP को बदल के। बेसिकली इसी का उल्टा रिएक्शन है ये, और कुछ नहीं है। एक में जिस तरफ ATP बन रहा है दूसरी तरफ वही ATP को वापस तोड़ के हम एनर्जी रिलीज करा लेते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमें ATP को तोड़ना ही था तो हमने इस एनर्जी से इस ATP को बनवाया ही क्यों, है कि नहीं यार। जब इस ATP को वापस तोड़ ही दिया एनर्जी में तो इस एनर्जी को यूटिलाइज करके ऐसा हमने ATP क्यों बनाया। मैं ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि ये एनर्जी डायरेक्टली हमारे सेल्स में स्टोर नहीं हो सकता है, ये एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में ही स्टोर हो सकता है। इसीलिए हम ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह रहे थे। ऐसा नहीं कि एनर्जी कैसे भी स्टोर हो जाएगा, वो ATP के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि जिस फॉर्म में ATP स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर होगा, उसी फॉर्म में हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर होगा इसीलिए उसको हमने ATP के फॉर्म में स्टोर कर लिया, और जब हमें वापस ज़रूरत पड़ी एनर्जी की तो हमने वापस फिर से ब्रेक करा लिया। यहाँ पे मैंने बताया था ऑक्सीजन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में चाहिए होगा जब एनर्जी बनानी होगी, यहाँ ऐसा कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से एनर्जी का स्टोरेज करते हैं और किस तरह से एनर्जी को वापस से रिलीज कराया जा सकता है और किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करते हैं सेल्स के अंदर।